तो सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में सबसे पहले बात किया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। तो बेसिकली जिस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम। ऑब्जर्वेशन में भी किन चीजों को ध्यान रखेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। ठीक है, उस सिस्टम का, उस सिस्टम को सराउंडिंग के साथ, उस जिसका स्टडी हम कर रहे हैं उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो सराउंडिंग मानी जाएगी। एंड बाउंड्री, देयर विल बी अ बाउंड्री। बाउंड्री कुड बी टू टाइप्स, दैट इज एडियाबैटिक और डायथर्मिक, एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि सर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो सर सिस्टम जो है, दिस गैस is taken into a container, so this container and gas is known as system। इसका जो वॉल है that is what, बाउंड्री। और उसके बाहर की चीजें जो होंगी वो क्या कहलाएंगे बेटा, सराउंडिंग कहलाएंगी। ऐसे कंडीशन में ये जो वॉल हो सकता है, इट कुड बी एडियाबेटिक और डायथर्मिक। इन केस ऑफ एडियाबेटिक वॉल, मतलब क्या हुआ कि इट विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट और एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। बट अगर वहां पर डायथर्मिक वॉल है तो इट विल प्रॉपर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फिर हमने डिस्कस किया क्या कि सर एडियाबेटिक आइसो, जैसे अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जो कि एडियाबेटिक वॉल उसके साथ साथ कनेक्टेड है, पी वी टी और एन, यानी कि ये इसके जो पैरामीटर्स है वो अगर कांस्टेंट होते हैं तो वो पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। द सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। बट दूसरी बात क्या करी थी कि मान लो हमारे पास दो सिस्टम, यानी कि दो डिफरेंट गैसेस हैं, दे आर कनेक्टेड और दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर विद बाय अ diathermic wall, means that this wall will allow the flow of heat or exchange of heat। एंड हमने माना T1 का टेम्परेचर T2 से क्या है, ज्यादा है, तो T1 will give some heat to the second गैस B। A से B की तरफ क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, जिससे कि इनका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा एक, और इसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड कि द टेम्परेचर ऑफ बोथ द सिस्टम, the temperature of both the system is equal। In such conditions system A and B are called in thermal equilibrium। Okay, so whenever we compare two systems or when we talk about the system, two systems are in thermal equilibrium or not, तो इसके बारे में बेसिकली कहा जाएगा कि अगर ये दोनों सिस्टम है ना, इन दोनों को मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी बोलूंगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। या फिर इसका रिवर्स बोला जाए कि इफ टू systems are in thermal equilibrium then we can say the temperature of both the systems will be same। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब इसी के बिहाफ पर लॉ दिया गया जिसे हम लोगों ने क्या, हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉ बेसिकली सेज इफ एनी सिस्टम ए is in thermal equilibrium with system B and A is also in thermal equilibrium with C separately, मतलब B और C are not connected, then B and C will automatically be in thermal equilibrium even if they are not directly connected। For this we have taken example, sir A, B and C are there। If A and C both are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, means what, कि ये वाली जो वॉल है, यहाँ पर ये जो वाली वॉल है, this wall is actually diathermic wall, means it is allowing the exchange of heat from A to C, from B to C। okay, so these two are in thermal equilibrium, मतलब A और C का टेम्परेचर बराबर है, B और C का टेम्परेचर बराबर होगा। तो A और B भले ही एक दूसरे से एडियाबेटिक वॉल के साथ सेपरेटेड हो, बट स्टिल दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बात हम लोगों ने यहां पर भी करी थी। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ क्या, इफ टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटेड सेपरेटली, देन these two will also be in thermal equilibrium with each other। एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, इसकी बात हम लोगों ने यहां पर कर ली थी। देन मैंने एक दो क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोगों ने बात किया था बेसिकली क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी थी। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट आपने क्या देखा, व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेकंड पार्ट आपने क्या देखा कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो दो बातें हम लोगों ने करी। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, फॉर एनी मटेरियल, that is for a given mass m, if we want to increase the temperature of that material by 1 degree Celsius, we are required some amount of heat। That required heat is basically known as
specific heat of that particular material. But now this material has a state which is a gaseous state that we have in thermodynamics. Okay, तो gaseous state में अगर हमारे पास वही material है और उस gaseous state में उसका mass measure करना हमारे लिए ज्यादा difficult होगा in comparison with to measure the number of moles. So basically जब हम number of moles की बात करते हैं यानी कि हमारे पास गैस है उसका number of mole मुझे पता है, so we can define the same specific heat in terms of mole, that is called molar specific heat. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, mass specific heat और molar specific heat इसके terms में आ जाएगा. molar specific heat क्या हो गया कि अब हमारे पास 1 kg mass नहीं है, 1 mole amount of gas है. So to increase the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius, the amount of heat that is required is basically known as molar heat capacity. But the molar heat capacity may have a range from 0 to infinity. 0 का मतलब क्या हुआ, sir we want to increase the temperature. How much temperature we want to increase? By delta T. See, अगर हम लोगों के पास यहाँ पर delta T से आप temperature increase करना चाहते हो, मैंने कहा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी सी के बारे में, सी की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है, डेल्टा टी को मैं क्या कर दूं, जीरो. मतलब ऐसा सिस्टम है जहां पर हीट जो दे रहे हो वो सीधे सीधे ट्रांसफर हो जा रहा है, वो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं कर रहा है. मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस इज देयर. आइसोथर्मल मींस व्हाट, टेम्परेचर कांस्टेंट. तो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी विल बी infinite. Okay, and the second case, when you are applying a force and there is increase in pressure, due to change in pressure you will get the increase in temperature as well. अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में कि विदाउट गिविंग एनी हीट टू द सिस्टम, it has increased its temperature by 1 degree Celsius. तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट बिना हीट दिए भी हो सकता है. कैसे? बाय डूइंग सम वर्क. वही आज हम लोगों को बेसिकली बात करना है. तो आप अगर कुछ काम करते हो तो उस वर्क डन के थ्रू आप इसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर लेते हैं. ऐसे कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि सर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डेल्टा क्यू, नो हीट इज गिवन टू द सिस्टम. तो जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है. इनफाइनाइट कब होगा बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में. जीरो कब होगा बेटा, जब आप वर्क डन कर रहे होंगे. ठीक है. उसके बाद यहां पर फिर भी दो स्पेशल केसेस ले लिए जाते हैं, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. तो बेसिकली दो टाइप का मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन किया गया यहाँ पर. वो क्या है दो टाइप का मोलर हीट कैपेसिटी सर? बेसिकली दो टाइप का मोलर हीट कैपेसिटी है, सीपी एंड सीवी. सीपी सीवी भाई साहब कहाँ चले गए? चलो, सीपी और सीवी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी यार? सी सीपी सीपी को क्या बोलेंगे, इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. एंड सीवी का मतलब क्या हो गया, constant volume. So when the volume is constant, means what? This is a system where the piston is not moving. Means this piston is fixed. Means what? The container has a fixed volume. In that particular case, when you will provide some heat, the temperature will increase of the system. The temperature, how much we have to increase? By 1 degree Celsius. Means the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin by keeping the volume constant. वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, ऐसे कंडीशन में आपको जो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड सीवी. आपको मैंने बताया था सर, इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सीवी, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेंपरेचर बाय डेल्टा टी, तो यू विल से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन. एन इज द नंबर ऑफ मोल. ठीक है, एन क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोल, एंड ये क्या हो गया, सीवी इंटू डेल्टा टी. Similar formula you will get for Cp, delta Q is equals to NCp delta T. Means what? If there is a pressure increase, outer pressure is constant, that is atmospheric pressure, and then this piston is movable. In this particular case, you can say when you will provide heat to the system will do some work and it will increase the temperature as well. So the amount of heat required to increase the temperature by delta T degree Celsius is this, can be written. Okay. Apart from this, I have given two formula to remember. What? Sir, CV जो लिखना है आपको, CV, that is FR by 2. Sir, why we are writing this formula? That is very important in terms of degree of freedom. So, F is the degree of freedom.
तो क्या हो गया, एफ आर बाई 2 कर दिया तो आपको क्या मिल गया, सीवी मिल गया। इन केस ऑफ दिस सीपी कैसे मिलेगा, तो यहां पर आपको एक और ऐड कर देना होगा, एक आर ऐड कर देना होगा, दैट इज 1 प्लस एफ आर बाई 2। क्यों, क्योंकि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, दैट इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर हम लोगों के बारे में डिस्कशन हमने तीन चीजों के बारे में कर लिया। क्या, पहला हमने कहा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। दूसरी बात हम लोगों ने करी किसके बारे में, बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और जीरोथ लॉ क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली, आपको मैंने बता दिया, इफ टू सिस्टम इज देयर देन द कांस्टेंट ऑफ these two system is their temperature is constant for these two system, then we can say sir it is in thermal equilibrium. Then we talk about what is molar specific heat capacity. So molar specific heat capacity is the simple meaning what, the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius is known as molar specific heat capacity. But molar specific heat capacity can be taken at constant pressure as well constant volume. At constant pressure the specific heat capacity is known as Cp, while constant volume it is called Cv. Cp has a value one more than the value of Cv. Why? Because Cp minus Cv is equals to capital R. तो यहां पर Cp की जो वैल्यू है और Cv की वैल्यू, Cv याद कर लो एफ आर बाई टू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ आर बाई 2। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव टेकन फॉर मोनो, डाया एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस। इन सभी गैसेस के लिए, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बेटा, 3, डाई के लिए कितना 5, और पॉली या ट्राई के लिए कितना होगा, 6 होता है। तो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स आल्सो। व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट गिवन। ओके, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस is what, its total kinetic energy. Okay, we already know sir, the kinetic energy associated with 1 degree of freedom of one molecule is half kbt. Sir, if f is the degree of freedom, then we can multiply the total for f degree of freedom. मान लो डायटोमिक गैस है तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 5। तो इफ वी आस्क व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस, यू विल से सर 5 केबी टी बाई 2 या 5 बाई 2 केबी टी। तो एफ से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैंने कर लिया, लेकिन अगर इसको ये एक मॉलिक्यूल के लिए, अगर इसको 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए किया जाए तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। सो एवोगैड्रो नंबर इंटू केबी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो देखो 1 मोल के लिए केबी को क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने, आर में। तो एफ इंटू हाफ आर टी। नाउ अगर मैं इसी को n नंबर ऑफ मोल्स के लिए करूं, तो एक मोल के लिए इतना, तो n मोल के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ NF half RT, that is written here NFR delta T upon 2. So why it is delta T? I'm talking about change in internal energy. This is what, internal energy at a particular temperature. This is what, when you will change the temperature, its internal energy will also be changed. Hence, we can get the value of change in internal energy. I will give some question today related to this. You will get the answer easily. Okay. Now, this internal energy could be either positive or negative. Internal energy will be taken positive whenever the value of temperature will increase. तो temperature increase होगा तो internal energy increase होगा. Why? Because on increasing the temperature, very simple यार, है ना, the kinetic energy is increases, है ना, वो random motion उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. So in this particular case, when temperature you will increase, delta U will also be increased positively. That is taken positive. When you will reduce the temperature, delta U means change in internal energy will be negative, because final will be less than the initial one. Okay. Now, the second part, that is called work done. We have discussed about the work done. The basic formula for work done that we all know, sir, the basic formula for work done is F dot dx. But in this case, we have taken a system. System means what? A container filled with gas and it is closed via a piston, that is a movable piston. Okay, and this movable piston and side walls are adiabatic, and this lower wall may be adiabatic or may be diathermic according to the need. उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल. So whenever you will give some heat or
you will increase the pressure of gases. So gas is trying to expand itself, और गैस जब अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा बेटा, ऐसे केस में वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा पिस्टन पर. पिस्टन पर फोर्स किधर की तरफ अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. इन केस द पिस्टन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फोर्स जिधर अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी है तो F डॉट dx विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव. मींस व्हाट, हो क्या रहा है यहाँ पर, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब गैस इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इटसेल्फ. So during expansion, what kind of work done you will get? Sir, it is positive work done, and that is called work done by the gas. Okay. Whenever there is a compression, means what? Some external agent is doing some work over the piston, over the gas. So it is called work done on the gas. That is negative. Or work done on the gas is also called compression. This is also called what? Compression. See, now F dot dx, that was the formula for mechanical work done. We have discussed about this in work power energy. Okay, but in this particular case, how much force is actually acting? So you are saying, sir, force F is equals to pressure into area of piston. दोनों को आपने रख दिया P और into A into dx. सर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया बेटा, dv, चेंज इन वॉल्यूम. Okay, so this can also be written as PdV, and this is the general formula of work done for for thermodynamics. In case of thermodynamics, you have to use this formula only, P dot dV. You cannot use this formula. In case of thermodynamics, you will use this formula for internal energy, NF 1 upon 2 RT, और change in internal energy के लिए आप ये इस्तेमाल करोगे. This formula I will modify also. I will also modify this formula a little bit. ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते क्या, सिस्टम को हीट देने की. इफ यू विल गिव और प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम, दैट विल बी टेकन पॉजिटिव, while if system is releasing heat or you are extracting heat from the system, that will be taken negative. Okay, so these are the basic discussions. Okay, इन दिस डिस्कशन वर्क डन में हम लोगों ने एक बात और करी थी, सर वर्क डन W इज इक्वल्स टू P डॉट dV. इससे हमें समझ में आ जाता कि अगर आपके पास कभी प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिया जाए, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर PV कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस. In case the volume is increasing means what? Expansion is there. During expansion, what you will find? You will find basically पॉजिटिव वर्क डन. वाइल V2 से V1 की तरफ, इधर की तरफ मोशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्रेशन. एंड ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन यू विल टेक द वर्क डन नेगेटिव. इज दिस ओके? ओके, अब देखो यहां पर आज हम लोगों को बात बेसिकली करनी थी किसके बारे में, इसी से आगे का डिस्कशन हमें कंटिन्यू करना है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडे. व्हाट इट इज, सी, सो एक बार समराइज कर ले. हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी अभी तक. क्या क्या पढ़ी यार, एक बार समराइज करना चाहोगे तो हम कर लेते हैं एक बार फटाफट. सी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, सिस्टम एंड इट्स पैरामीटर. तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा क्या, डाया एंड नहीं, डाया पैरा कहां पढ़ ली, आइडिया बेटा. कौन बाहर है? हाँ, अच्छा तुम लोग हो बेटा. योगेश सर अभी आया है, नहीं है? ओके, तो सिस्टम में जो वॉल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, डाया हो सकते हैं या एडियाबेटिक हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, जैसे हम लोगों ने बात किया क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में. थर्मल equilibrium. So in case of thermal equilibrium we have PVRN, sorry PVNT, PVTN. ठीक है. These should be constant for being a complete system in equilibrium. Okay. थर्ड पॉइंट हम लोगों ने किसके बारे में बात किया बेटा, जीरोथ लॉ के बारे में. जीरोथ लॉ, that is A, B, C and D.
तो इस तरीके से क्या होंगे, सबका टेम्परेचर आपस में बराबर होगा, दैट इज TA इज इक्वल टू TB एंड TA इज इक्वल टू TC, हेंस वी कैन से TB इज इक्वल टू TC। ठीक है, इसके बारे में बात किया। फिर उसका थर्ड पार्ट में हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में सर CV के बारे में बात किया और CP के बारे में बात किया। CV जो होता है वो FR/2 होता है और CP जो होता है वो क्या होता है बेटा, F/2 + 1 × R होता है। और एक रिलेशन इन दोनों में होता है CP - CV = R। ठीक है, अभी मैं एक रिलेशन और बताऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, गामा। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। हाउ इट इज आई विल डिस्कस। ठीक है, तो मेक अ स्टार हियर, आई विल एक्सप्लेन दिस। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने बात किया किसके बारे में सर, वर्क डन। वर्क डन इज P डॉट dV from V initial to V final, or we can say sir it is what, area under PV curve। so this is what area under PV curve also। साथ ही साथ हम लोगों ने पता चला क्या कि वर्क डन could be पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन वी टॉक अबाउट मींस व्हाट, एक्सपेंशन। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट एक्सपेंशन और इट टॉक्स अबाउट कंप्रेशन। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, यहां वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी। सर व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल energy is what, sir, U is equals to kinetic energy total, that is FR/2 n number of moles के लिए लिख रहे हैं तो NF/2 RT। ठीक है, या NF टाइम्स ऑफ इसमें पढ़ा लीजिए, है ना। अच्छा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। ना, ये बात कर ली हम लोगों ने NF/RT। इसी चीज को मैं इंटरनल एनर्जी को अगर बात करूं तो दिस कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू क्या होगा, पॉजिटिव, और बेसिकली डेल्टा यू की बात करते हैं। ठीक है, और हीट गिवन टू द सिस्टम। एक छोटी सी बात और मैं कर लेता हूं, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को देख लो। सर इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल एनर्जी, सर वी हैव द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी यू, that is what, the total kinetic energy, that is what, NF RT/2, that is okay। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करी जाए, इंटरनल एनर्जी, तो सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हाट, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NFR/2 T2 माइनस T1। ठीक है, एक छोटी सी बात और, क्या सर, इन केस मेरे पास दो स्टेट्स हैं, कौन कौन से दो स्टेट है सर, सर एक स्टेट ये है A, जहां पर इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है बेटा, T1 है। और यहां से एक इस स्टेट B में जाता है जहां पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर क्या है, T2 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n है। ठीक, तो कैन वी राइट हियर सर P1 V1 इज इक्वल्स टू NR T1, और क्या मैं ले सकता हूं P2 V2 इज इक्वल्स टू NR T2। दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जरा देखो, P1 P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1। सो कैन वी रिप्लेस NR T2 माइनस T1। ठीक है, तो डेल्टा यू ऑल्सो कैन बी रिटन एज सर F/2 NR T2 माइनस T1। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और इसकी जगह पर ये वैल्यू हम लोग अगर रिप्लेस कर दें तो डेल्टा यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज F/2
P2 V2 minus P1 V1. Remember this also. These are the two important formula for change in internal energy. ठीक है, एक और चीज इंटरनल एनर्जी के बारे में नोट, क्या सर, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल मतलब सर, मतलब ये बेटा कि स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाई? बिकॉज आपके पास कोई सिस्टम है ना, आप उसको ए से बी तक कैसे लेकर जाते हो, ऐसे लेकर जाओगे, डायरेक्टली लेकर जाओगे, ऐसे ऐसे घुमाते लेकर जाओगे, है ना। अल्टीमेटली ए पर उसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन है और बी पर उसका टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो जो इंटरनल एनर्जी है इट इज इंटायरली डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन पाथ। ओके, सो इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्टेट वेरिएबल मींस नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक, ये बात हम लोगों ने थोड़ी डिटेल में कर ली। साथ ही साथ ये बात समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इंटरनल एनर्जी की ये दोनों फॉर्मूले, दीज टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले बस नोट करना, बाकी फालतू की चीज कुछ ना नोट करना, ओनली फॉर्मूला नोट करो ना, क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसलिए हेडिंग डालो क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू की दोनों वैल्यूज लिख लेंगे आप, जरूरत के हिसाब से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी जो कुछ चीजें बता रहा हूं मैं एक जनरल कंडीशन में बता रहा हूं, when we will discuss about the processes then that will be specified, okay। लिख लिया फॉर्मूला दोनों, ओके ना। ये डायग्राम उसके साथ बना लेना क्योंकि पता नहीं चलेगा P1 V1 कहां से आया। दिस डायग्राम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्क डन के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है सर, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2, और ये चीज क्या हो जाता है बेटा, एरिया अंडर पीवी कर्व। ये आप सभी लोगों को पता है। कभी भी वर्क डन निकालते टाइम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, और इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन होगा तो सर नेगेटिव वर्क डन। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। तीसरा मैंने बताया क्या सर, हीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो वेन एवर यू विल गिव हीट, तो हीट जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हाँ, दैट इज पॉजिटिव, और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम टेकन इज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन देन विल कंटिन्यू फर्दर मोर, ओके। लिखो जरा क्वेश्चन कुछ।
लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कह रहा है अ गैस मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, a gas mixture consists 4 mole of oxygen and 2 moles of argon at a temperature capital T. Okay. Neglecting all neglecting all vibrational है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, all vibrational mode of degree of freedom find or which of the following is the internal energy. ठीक है, means what, we have a gas mixture, okay, that is O2 and argon is there. ठीक, मतलब इसके कितने मोल्स है बेटा 4 मोल, इसके कितने हैं बेटा 2 मोल्स है। ठीक, अब आपको क्या बताना है, बेसिकली इंटरनल एनर्जी बतानी है। तो सी सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो सर हमें इंटरनल एनर्जी बात करनी है, कितने यहां पर गैसेस हैं, 2 डिफरेंट गैसेस, और दोनों गैसेस एक साथ रखे गए हैं। इंटरनल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। तो दोनों की इंटरनल एनर्जीज को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, ऐड कर लूं, और तो मेरा टोटल आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या सर, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्गन। तो सर ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो ये कैसा गैस है बेटा, डायटोमिक गैस, और या फिर सिंपली आप फॉर्मूला लिख लो। सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर internal energy, you will say NFRT by 2. When we use this formula, N is what, number of moles. तो अगर मैं यही चीज किसके लिए करूं, फॉर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 4, ठीक है। F की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक, तो और R तो कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट दिया हुआ है वहां पर। तो बताओ इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 आर टी अपॉन 2, तो UO2 क्या हो जाएगा बेटा 10 आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर ऑर्गन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी 2 और एफ की वैल्यू कितनी 3, तो यू ए आर कितना आ जाएगा 3 आर टी, है ना। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से देखो सर 10 आर टी प्लस 3 RT. So what is the net value? 13 RT. Is this okay? This is the answer. बोलो यार ये बात समझ में आ गई। ऐसा एक सवाल और दे दूं, ऐसा एक सवाल और दे दूं, चलो लिखना, हाँ नोट कर लो इसे। This was appeared in NEET 2017, ठीक है। तो ये NEET 2017 का सवाल है, एंड यू कैन सॉल्व इजीली, ऐसा कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और मैं तो कल इस बार का मैं सोचा तो चलो जेई वाले क्वेश्चन टटोल लेता हूँ। जेई के मेंस के क्वेश्चन मैंने देखे, मतलब सही बता रहा हूँ, अगर तुम लोग ईमानदारी से मेहनत करो ना तो बड़े आराम से लगा सकते हो क्वेश्चन, बहुत आराम से। सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम लोगों को मैं यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ ढंग से, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं कल भी देख रहा था, इस साल वाले पेपर की बात बता रहा हूँ,
प्रीवियस ईयर से मैं कंपेयर करता हूँ तो क्वेश्चंस इजी होते जा रहे हैं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं उनको भी लग रहा है कि तुम लोग का दिमाग का लेवल कम होते जा रहा है। उससे कुछ नहीं होता है। अब ये सारे क्वेश्चंस अगर नीट में ऐसे पूछे जा रहे हैं तो मतलब क्या है, आराम से लगाए जा सकते हैं। फिजिक्स में नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आंसर आप लोग बता दोगे क्या? वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। वी हैव अ कंटेनर एंड देयर आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन, अमोनिया एंड हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन इज बेसिकली 2 मोल, this is 4 mole and this one is 8 mole. Okay, and these gases are at a constant temperature T. So what is the answer? What is the net internal energy by keeping other variable constant? Options में दे दूं A, B, C, D। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? हाफ, 5, 17, 19 RT, 17 RT, 27 RT, 29 RT. What is the answer? D. D might be the correct answer. Okay. सबका आ गया सवाल? Okay, let's move to the next question. नोट कर लो भाई। हो गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दो। क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 3। What is the heat required to raise the temperature of 1 gram of helium gas at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin? Options are given A, B, C and D। सी मैं ऑप्शंस का क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें हिंट मिले और हम इजीली क्वेश्चंस को कर भी सके, है ना। और देखो एग्जाम में तुम्हारे जो सवाल आएंगे बेटा वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट फिर भी परेशान मत हो, हम लोग जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सेम उसी से ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं तुम्हें दूंगा जिसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, सो डोंट वरी। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन क्या है? 3/2 Na Kb
T2 minus T1, 3/8 Na Kb T2 minus T1, 3/4 Na Kb T2 by T1 and none. ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, मतलब आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू बतानी है। किसकी बात करनी है बेटा? डेल्टा क्यू, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो क्या करना है, जो हीट है उसका काम क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने का। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ हीट किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा एट एसटीपी। ठीक है, आने वाले टाइम में से और इजीली समझ पाओगे, बट सिंपल अभी देखो। तो सर अगर जितना हीट आपने दिया वो टोटल क्या कर रहा है? केवल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या? हीट इंक्रीज कर रहा है, सॉरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तो यू कैन से सर एन एफ आर टी बाई 2, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा। सर एन एफ आर बाई 2 और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1। बट द प्रॉब्लम इज सर हीलियम कैसा गैस है? मोनोटॉमिक गैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एट एनटीपी? 1, और वो भी दिया, ऐसा ग्राम दिया हुआ है ना, 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकल आएंगे। n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दैट इज हाउ मच? 1/4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो यहां पर आ गया क्या सर? 1/4। f की वैल्यू हो गई क्या? 3/2 r। r की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर इनटू केबी। बोलो यार, ये बात लिख सकते हैं ना, क्योंकि केबी इज इक्वल टू r अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और यहां पर क्या लिख दोगे? T2 माइनस T1। सो दिस विल बी व्हाट? 3/8 Na Kb T2 minus T1, that is delta Q. So whatever the heat you have given, this heat is utilized to increase the temperature, and that temperature is increased at NTP, means what? That heat is given is utilized to increase the internal energy. हाँ बेटा, Kb को क्या बोलते हैं? R अपॉन Na। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ रही बात? तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो चीज याद रहेगा आपको आराम से क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो यहां पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इफ यू विल प्रोवाइड हीट, है ना, आपने क्या दिया यहाँ पर? हीट दिया। तो दिस हीट इज गोइंग टू इंक्रीज द टोटल इंटरनल एनर्जी और चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो वो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, उससे भी देखोगे तो सर वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। वॉल्यूम एज इट इज आपने लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, वर्क डन तो होगा नहीं। तो इंटायर हीट दैट यू विल गिव, दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। देखो अब आपके साथ क्या है, क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 4 था ना? 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, कह रहा क्या?
find the value of molar specific heats, that is Cp Cv comma Cp minus Cv for ऑक्सीजन O2, है ना। और यहां पर लिख रहा हूं क्या, ऑल्सो फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पर यूनिट मास, पर यूनिट मास ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आई मीन हो जाएगा, चलो निकाल के बताओ। चलो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सॉल्व द क्वेश्चन। ये ठंड लग रही है ना। मैं तो रजाई ओढ़ लिया। जल्दी आंसर बताओ यार। आर आएगा, सभी लोगों को पता है। ओके, तो देखो यार यहाँ पर आसान है ये सवाल। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है यार, सिंपल है सॉल्यूशन। ऑक्सीजन है O2, कैसा गैस है ये बेटा, डायटोमिक। तो फॉर डायटोमिक गैस F मस्ट हैव वैल्यू दैट इज 5। तो आप लोगों को पता है सर Cp जो होता है वो कितना होता है बेटा, 1 प्लस F/2 इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा, 7R/2। दूसरा Cv क्या हो जाएगा, Fr/2 F/2R, दैट इज 5R/2। सर तीसरा Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा, दैट इज R। अब आपसे यहां पर कह रहा है क्या सर, मोलर मास के बारे में आपको पता है, Cp Cv की वैल्यू पता करनी है, लेकिन कहां पर, मास के टर्म्स में। मतलब सर जैसे आपके पास ये क्या है, Cp ये है आपका मोलर मास और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज डेल्टा Q अपॉन n, डेल्टा T तो लिखते हो। मैंने बताया था आपको सर n दैट इज नंबर ऑफ मोल, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल है। अगर यहां पर रख दिया जाए तो Cp कैन बी रिटन एज व्हाट, m बाहर आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन स्मॉल m डेल्टा T। सर डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर C डैश। मतलब क्या सर, ये मास वाला है और ये क्या है बेटा, आपके मोलर मास वाला है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो Cp डैश क्या हो जाएगा, Cp अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Cp आपका जो भी आया है वैल्यू, Cp डिवाइडेड बाई 32। सिमिलरली Cv will also be, or Cv dash will also be 32. This is the answer. Remember this. Okay? नहीं समझ में आया? मैंने कहा बेटा देखो, आपके पास ये Cp क्या है, फॉर मोलर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है ये। इफ दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा Q अपॉन NT बोला आपने। सर n इज व्हाट, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और मॉलिक्यूलर मास यहां पर रखोगे तो m अपॉन कैपिटल M, दैट m इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है सर डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, आप सभी लोग ये पढ़ते थे। तो सर C जो है यहां पर, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। तो सर यही ये तो वैल्यू है, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ओके, दिस इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, और ये क्या हो गया, पर यूनिट मास। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल एक दे रहा हूं मैं तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगाने वाला।
नोट कर लो भाई। हो गया। अगला सवाल। थोड़ा बकवास सवाल है, दे रहा हूं, लेकिन देखो तो छोड़ो, नहीं दूंगा। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। चलो अगला सवाल देखो, सिंपल है, उसके बाद अच्छा सवाल दूंगा। मैंने कहा क्या, कह रहा क्या, इफ Cp minus Cv is equals to A for hydrogen gas and Cp minus Cv is equals to B for helium gas, ठीक है, where Cp and Cv are Cp and Cv are specific heat capacities per unit mass, then find the relation between A and B. Given H2 has a molecular mass 2 unit और helium has a mass of 4 unit. ठीक, सिंपल प्यारा सवाल। Would you like to try? ऑप्शन दे दो क्या? A is equals to 2B, 2A is equals to B, C, A is equals to 8B, D, 8A is equals to
हाँ बेटा कुछ लगा? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला यार, यहाँ पर एक चीज मैंने दी है, उसको तुम्हें, वो हिंट था, पर यूनिट मास। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कि सर यहाँ पर देखिए, ये Cp मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज m टाइम्स ऑफ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, है ना, और मास हीट कैपेसिटी, सीधे इसको बोलो, मोलर इसको बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, मास बोलूंगा। इन दोनों में यही रिलेशन है। आपको क्या दिया गया है सर, सी डैश पी दिया गया है। क्वेश्चन में क्या देखो यहाँ पर कह रहा है सर, ये सीपी और सीवी जो वैल्यूज है वो पर यूनिट मास के हैं, और हम लोगों को पता है यार कि देखो, फॉर हाइड्रोजन गैस अगर मैं बात करूं, तो सर सीपी जो होगा मॉलिक्यूलर मास, और सीपी डैश होगा। सर सीपी डैश ही तो यहाँ सीपी है, बोलो ना। तो हम सीपी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर, सीपी अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, और सीवी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सीवी अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। यही तो करना होगा बेसिकली। तो हम लोग को जो गिवन है उसके बारे में जरा जाते हैं। सीपी की जगह क्या लिखेंगे, सीपी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच, 2, माइनस सीवी की जगह क्या रखेंगे, बाई 2 इज इक्वल्स टू ए, फॉर दिस इज व्हाट, फॉर हाइड्रोजन गैस। तो वी कैन से सर Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू 2a, और Cp माइनस Cv अब क्या होता है, ये R के बराबर होता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये क्या दिया हुआ, पर यूनिट मास दिया हुआ। पर यूनिट मास को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, मोलर से। तो यार देखो, ये है क्या मोलर, ये है पर यूनिट मास, इसको रिप्लेस करोगे तो ये m नीचे आ जाएगा, तो उसी को हमने रिप्लेस कर दिया। तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 2a। इज इक्वेशन नंबर 1। Similarly, can we say, sir, Cp minus Cv is equals to 4 times of B? इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा यार, है ना। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू 4B, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2A इज इक्वल्स टू 4B, तो A बराबर 2B। व्हाट आंसर, विच आंसर इज करेक्ट, सेकंड आंसर इज करेक्ट। समझ पा रहे हो, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है। ये जेई 1991 में पूछा गया था। 1991? हाँ, 2 साल मेरे बर्थ के पहले। बट समथिंग इज मॉडिफाइड इन दिस क्वेश्चन। एक्चुअली 1991 में क्या पूछा गया था, इट वाज नॉट रिटन देयर, दिस वाज नॉट रिटन देयर, आई हैव एडेड दिस। ओके, क्या मॉडिफाई कर लिया, उसने बस दिया था Cp माइनस Cv फॉर हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के लिए। तो भाई किसी भी टाइप का गैस हो, ध्यान देना, किसी भी टाइप का गैस हो, Cp माइनस Cv इज गोइंग टू इक्वल टू R। Cp माइनस Cv का डिफरेंस हमेशा क्या होने वाला है, R, गैस कैसा भी हो। तो वहां पर एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ था सर, A बराबर B। दैट आंसर विल बी करेक्ट फॉर द एक्चुअल क्वेश्चन गिवन इन जेई। ना बेटा, तो सवाल ये मैंने ये भी दिया था ना, ये मैं तब बोल रहा हूं जब मॉडिफाई नहीं किया था। मतलब अगर यही बातें किसके लिए दी गई हो, ऐसे यहां पर लिखा होता वेयर Cp Cv आर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फुल स्टॉप, आगे कुछ नहीं दिया, तब ऐसे केस में हो जाता। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर दे रहे हैं बेटा, मिटा दे रहे हैं। ठीक, समझ गए। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन करा जाए अभी, और कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, संडे का फायदा लो। अगला सवाल लिखिए।
चलो यार, ये कहानी हो गई इसकी सारी। अब आगे बढ़ा जाए यार। ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, मतलब पार्ट का ही अगला पार्ट है वो चैप्टर। ये पार्ट क्या कहता है बेसिकली, हम लोग अब बात करने वाले हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। ठीक है, हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर, बेसिकली 4 प्रोसेस, लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस और मैं ऐड करूंगा जिसका डायरेक्टली क्वेश्चन केवल वर्क डन निकालने के लिए पूछा जाता है। ओके, वरना प्रोसेस के बारे में बात करना, और उस प्रोसेस के साथ साथ आपको क्या बात करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हाउ विल यू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ऑल द 4 प्रोसेसेस दैट वी हैव टू डिस्कस। सो आई एम जस्ट ड्राइंग सम स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात क्या, सर व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ। ठीक, इट सेज कि टोटल हीट गिवन और टेकन मींस चेंज इन हीट to the system is responsible to change the internal energy of the system and work done। डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, डब्ल्यू। या मोस्ट ऑफ द बुक्स में डेल्टा डब्ल्यू लिखेगा तो लिख लो, परेशान मत होना डेल्टा डब्ल्यू से। व्हाट, heat given or taken from the system is responsible to change the internal energy and what, वर्क डन। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, यहां पर अगर मेरे पास कोई पिस्टन है, मैं उसको हीट दूंगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या है, हीट मान लो कह रहे हैं क्या, हीट गिवन। अगर मैंने सिस्टम को हीट दे दिया दैट इज व्हाट, पॉजिटिव, तो वो क्या कर सकता है बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, यानी कि ये भी चीजें चेंज हो सकती हैं, और वर्क डन भी क्या हो सकता है आपका, ये एक्सपैंड भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। मान लो 100 जूल की आपने हीट दी, that 100 joule is utilized to increase the temperature so that its internal energy has been increased by 60 unit, then the remaining heat, that is what, 40 joule, that will be utilized to do work। so हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है सर, टोटल गिवन एनर्जी इज इक्वल टू टोटल स्पेंट और स्टोर्ड एनर्जी। so this is actually based on law of conservation of energy। so always remember this is the second law based on law of conservation of energy। we have to discuss the application of this law basically किसमें, in all the given processes। कौन कौन से प्रोसेस है उन सब के बारे में बात करनी है। मतलब क्या, मेरे पास प्रोसेस यहां पर कौन कौन से होने वाले हैं, देखो what are the processes basically, the first process that is iso बारिक और बेरिक, सेकंड आइसो कोरिक, थर्ड आइसो थर्मल, फोर्थ एडिया बेटिक, and the last cyclic। cyclic is important also, we have to find out the work done। what we have to find out in all the cases, we have to discuss about change in internal energy, we have to discuss about the amount of heat given, we have to discuss about the work done, we can discuss about slope of the curve। Is this okay? These are the basic things। Okay? और यहां पर आपके बारे में एक चीज, इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं मैं कि सर डेल्टा वर्क डन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी आपको भी निकालना है और उससे क्या मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा। ओके, कोई भी दो चीजें दी गई होंगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हीट निकालेंगे। तो यही काम आपको हर एक सिस्टम में करना है। वन बाय वन हम लोग एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे और हर एक सिस्टम को समझेंगे, हर एक सिस्टम में वर्क डन निकालेंगे, हर सिस्टम में रिलेशन देखेंगे, और फिर इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा, जो कि मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन है।
The second part that we will start just after this, that is basically related with the application of thermodynamics, that is heat pump, refrigerator and हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर। और ये दोनों एक हो गया, हीट पंप का ही एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन हो गया स्टीम इंजन, उसका एग्जांपल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन। कार्नोट इज एन आइडियल इंजन, जिसके बारे में बेसिकली कार्नोट साइकिल के बारे में कहानी पढ़नी होती है। दीज आर द थ्री टॉपिक्स गिन के मेन ही चीजें हैं। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। देखो सबसे पहला कौन सा सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सभी लोग बताओ, आइसो बारिक। Sir, in isobaric system, what is constant? Pressure is constant. So, sir, what is constant? Sir, pressure must be constant. Pressure should be constant. Sir, how will we keep the pressure constant for a system? So, see, we have a system like this. डायग्राम गलत बना करे तो बता दिया करो यार, मुझे दिखता नहीं है साइड से। सी बेसिकली ये जो आपका लोअर एंड है, दिस लोअर एंड, ये कैसा होता है, डायाथर्मिक होगा। कैसा लिया हमने इसको, डायाथर्मिक। और ये क्या हो गया बेटा, एडियाबेटिक। एंड हियर वी हैव अ मूवेबल पिस्टन दैट इज आल्सो एडियाबेटिक। तो आई एम ड्राइंग एडियाबेटिक समथिंग लाइक दिस, ओके। और जो डायाथर्मिक होगा उस पर मैं कोई ऐसा निशान नहीं बनाऊंगा। तो ये सब के सब क्या है भाई, एडियाबेटिक। वी हैव टेकन गैसेस इनसाइड दिस, यहां पर क्या है भाई, गैस। These are the gas molecules. Okay. They might have initial some volume, some temperature, some pressure. ठीक है, इसके पास क्या हो सकता है, इनिशियल क्या हो सकता है भाई, मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है बेटा, T1, n नंबर ऑफ मोल आपने लिया। ऐसे केस में सर अंदर का टेम्परेचर जो यहां पर है क्या, P1, दैट शुड बी कांस्टेंट इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को हीट दे भी रहे हो तब भी ये P क्या है, कांस्टेंट। तो सर P अगर कांस्टेंट है तो मैं P1 को क्या मान लू, P मान लू, दैट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। सर हाउ इट विल बी कांस्टेंट, ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ऊपर से जितना प्रेशर आप दे रहे हो उसी की क्या होगा, बराबर होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर कोई प्रेशर नहीं है तो सिंपली एक्सपेंड करेगा बिना कुछ किए, बिना हीट दिए, है ना। तो अंदर का जो प्रेशर है P एक्सटर्नल और P एटमॉस्फेरिक, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है इनिशियल कंडीशन में, तभी ये पिस्टन क्या हुआ है, रुका हुआ है। बट दिस पिस्टन इज मूवेबल इन दिस केस, पिस्टन इज मूवेबल। तो सर पिस्टन अगर मूवेबल आपके पास है तो अगर मैं इसे हीट यहां से देना स्टार्ट करूं, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दूंगा, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, फाइनली कब, आफ्टर गिविंग और प्रोवाइडिंग हीट डेल्टा क्यू, क्या हो गया इसका, प्रेशर तो P ही रहने वाला है, प्रेशर क्या है बेटा, P है, तो आपके पास प्रेशर हो जाएगा P, बट वॉल्यूम विल बी चेंज्ड और टेम्परेचर विल ऑल्सो बी चेंज्ड, ठीक है, यही चीजें तो होंगी। तो ऐसे केस में जरा सोचिए, यहां पर आपके पास वर्क डन क्या होगा, तो फर्स्ट थिंग सर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, हम सभी लोगों को पता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपने जो डेल्टा क्यू दिया है उसकी ही वैल्यू बताओ क्या होगी पहले। सर डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज n नंबर ऑफ मोल इज देयर, Cp इंटू डेल्टा T, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बन गया, बोले बन गया कि नहीं। Cp क्या हो गया, इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर,
एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइन। सर ये कितना होगा डेल्टा डब्ल्यू? ओके, सो सर डेल्टा डब्ल्यू कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, दैट कैन बी रिटन एज पी, कैसे, पी तो कांस्टेंट हो गया और ये हो गया क्या, V2 माइनस V1, बेसिकली एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। What is the change in temperature in this case? Sir, from T1 to T2 it is going to change. कहां से कहां तक जा रहा है बेटा? T1 से T2 तक। तो what is the change in internal energy? Delta U. तो you will say sir N F R by 2 T2 minus T1, है ना? या फिर हम कह सकते हैं क्या, डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन एफ आर, यहां तक तो ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल, सॉरी एफ बाई टू हमने कह दिया, एफ अपॉन टू बाहर ले लिया, एन आर टी टू माइनस टी वन अगर अंदर कर दिया तो क्या आ जाएगा, पी, देखो यहाँ पर क्या होगा, पी वी टू माइनस पी वी वन आ जाएगा। तो वी कैन से सर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट, पी कॉमन हो गया, एफ बाई टू, या ऐसे लिख लो एफ बाई टू वी टू माइनस वी वन इंटू पी। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आ रही है ना? हमने इन तीनों चीजों को, किसको किसको, वर्क डन को और इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना सिखा दिया। जो भी वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो। टेम्परेचर, क्योंकि हमेशा टेम्परेचर दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं होगा, है ना? आपको वॉल्यूम के केस में दिया जा सकता है, किसी के वैल्यू केस में दिया जा सकता है। तो ये सारी वैल्यूज हो सकता है टेम्परेचर के केस में रखा जाए। ओके, अब एक चीज मैंने कहा सर अगर इन तीनों वैल्यूज को मैं कहां रखूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख दूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो हम क्या हो जाएगी वैल्यू यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल से सर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। सर ये कितना होगा, डेल्टा क्यू, तो आपने कहा सर एन सी पी डेल्टा टी, डब्ल्यू कितना हो गया, पी वी टू माइनस वी वन, और ये क्या हो गया, एफ बाई टू पी वी टू माइनस वी वन। सर वी हैव वन ऑप्शन, व्हाट, वी कैन कन्वर्ट पी वी टू माइनस वी वन, देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना बेटा, पी यहां पर क्या है, कांस्टेंट, यहां पर क्या कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट है। अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा तो डेल्टा टी चेंज होगा ना, बोलो, तो क्या हो जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन कैन बी रिटन एज एन आर टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पर देख लो, पिछले वाले स्लाइड में मैंने T2 की जगह पर P2 भी कैसे लिखा था, याद है, NR, जहां पर भी कन्वर्जन होगा वो कैसे होगा बेटा, NRT से होगा, ध्यान रखना। ओके, इसी फंडे से होगा। तो इस फंडे से जब हम चेंज करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, देखो NCP, और ये क्या हो गया, डेल्टा T इज इक्वल्स टू, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, NR डेल्टा T, याद है, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, F बाई टू एन आर डेल्टा टी। कैसे, देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो अगर इसको पी डेल्टा वी लिखा जाए तो एन आर डेल्टा टी लिखा जा सकता है फ्रॉम दिस। ठीक है, इससे हमने ये चेंज किया और ये चेंज किया। ओके, अब देखो एन 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 कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस
एफ आर बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं सीपी इज इक्वल टू आर 1 प्लस एफ अपॉन important derivation. Is this okay? How you can derive this? Basically सर मुझे Cp निकालना था. Cp का मतलब क्या? At constant pressure means what? Adiabatic process. So in adiabatic process, if we have this equation given, we can simply write delta Q, that is NCP delta T. We can write delta W. Why we can write delta W? Because we know how to calculate the work done in adiabatic process. We know how to write the value of internal energy in any process. So it is very easy to calculate. It is very easy to put the value. Okay. So this is how we can calculate the value. Done. Cp का derivation important. How will you derive? तुम कहोगे सर in case of in case of the isobaric process we have taken a system, okay, where its base is diathermic, through which we can provide heat to the system. Okay, initially we have the pressure P, not P1. I have just written P1 by so that you can easily अंडरस्टैंड. हमने कहा यहां पर प्रेशर क्या है? P1, V1 और T1. बट सर प्रेशर तो कांस्टेंट होने वाला है डियाबेटिक में, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया? P मान लिया. तो इट हैज अ प्रेशर P, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. When we provide heat to the system, finally after providing heat, its pressure will become P. देखो ध्यान से देखना, एक कॉमा लगाया हूं मैं. प्रेशर विल बिकम P, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? V2 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2. In this particular case, we can find out the value of delta Q. Sir, what is delta Q? N Cp delta T. आपने पहले ही फॉर्मूला बता दिया था. ओके. डेल्टा W. डेल्टा W में P है कांस्टेंट, P आ जाएगा बाहर. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? V2 माइनस V1. Similarly, delta U that we already know how to calculate the value, that is NFR by 2, T2 minus T1. ये तीन इक्वेशन आपने बना लिया, उठा के पुट कर दिया कहां पर? पहले वाले इक्वेशन में. सारी वैल्यूज को इक्वेट किया, सारे सब कुछ कट जाएगा, बचेगा Cp बच जाएगा. किसके टर्म्स में? F और R के टर्म्स में आ जाएगा. हाउ दे विल आस्क द क्वेश्चन? सिंपल, दे विल आस्क क्वेश्चन व्हाट डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. हिंदी में बोल देगा तो समझ, इंग्लिश में बोलेगा तो समझ में आएगा नहीं, है ना? और अगर डायरेक्टली तुम्हें ये सीधे फॉर्मूला दे दिया गया तब तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा. तो जब भी सीपी की बात होगी इसका मतलब क्या? इन आइसोबेरिक प्रोसेस. ओके, तो जितनी जल्दी हो सके आइसोबेरिक प्रोसेस में एंटर कर जाओ. इज दिस ओके बेटा? आइसोबेरिक इज डन. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर हाउ विल वी ड्रॉ द ग्राफ इन आइसोबेरिक प्रोसेस? लेट्स ड्रॉ द ग्राफ इन आइसोबेरिक प्रोसेस. ग्राफ. यस, हाँ प्लीज कम. ग्राफ इन आइसोबेरिक प्रोसेस. ओके, सो गई थी आज है? कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ, ग्राफ क्या होगा भाई? देख यार, बहुत सिंपल ग्राफ होगा, है ना? कैसा ग्राफ होगा देख यार. तो मैं तो सीधा लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर लूंगा. सो दिस इज व्हाट? प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम. पीवी कर्व हमें ड्रॉ करना है. ओके सर, पीवी कर्व आपने ड्रॉ करना है. प्रेशर क्या है आपके यहाँ पर? कांस्टेंट है. तो सर प्रेशर इज कांस्टेंट इन दिस केस, so that will be constant. This is what? Constant. This is the initial phase where your pressure was P, volume was V, and temperature was T1. You have increased the volume by providing heat. So कहां पर पहुंच गया? Final. But still it has a pressure P. Its volume will become V2 or temperature will become T2. So pressure will be same. Okay. So pressure should be constant. When pressure was P1, it has initial volume, that is V1. Final volume, that is V2. Okay. So this area that also give area is equals to work done. Sir, how will we calculate the work done? एरिया निकाल लो यार. तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू, सर बेस यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? V2 माइनस V1 और इनटू हाइट कितना होगा ये? सर प्रेशर P के बराबर. तो लेंथ इनटू ब्रेथ. दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर.
समझ आ गई बात? डन. So this is isobaric process. Not more than this, not less than this. You have to discuss only this much amount. Okay. If someone asks you, sir, how will be the graph between volume and pressure, volume and temperature? Sir, pressure is constant in this case. है ना? तो जरा देखो. Sir, PV is equals to nRT. We have this equation, universal gas. Sorry, universal equation. प्रेशर को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट. ये दोनों भाई साहब ऑलरेडी कांस्टेंट है. V is directly proportional to what? T. तो if you will draw the graph, है ना, at constant pressure, the volume is directly proportional to temperature. कौन सा law? Charles law. This is what? Charles law. So this is simple graph. That is what? Volume versus temperature. If someone asks you, तुमसे कोई पूछता है, सर ग्राफ कैसा होगा? ये दो ग्राफ है, एक ए है और दूसरा बी है ना? किसमें प्रेशर ज्यादा था? तो आप कहोगे सर V इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी इंटू टी. ये क्या है? स्लोप है ना पूरा पूरा एन आर अपॉन पी. और स्लोप में प्रेशर कहां आ रहा है? डिनोमिनेटर में. प्रेशर ज्यादा, स्लोप कम, है ना? स्लोप कम किसका है यार? बी का. तो प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए. इज दिस ओके? So this may be asked the question, but I have already discussed about this question in Charles law only. समझ आ रही बात? So this is all about adiabatic process. Okay? अरे sorry, isobaric process. Okay? So in isobaric process, just remember to how to apply this law यार, है ना? ये लॉ सभी लोगों को अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा आना चाहिए, हर एक प्रोसेस में आना चाहिए. और इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम्हें अलग से समझना पड़े. जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर लो यार. अगले फंडे पर आते हैं. नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड, प्रोसेस नंबर 2. प्रोसेस नंबर 2. सर दिस इज कॉल्ड व्हाट? अंग्रेजी में बोलो भाई, क्या बोलेंगे इसको? आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोचोरिक प्रोसेस. नहीं, बहुत चोर है, वर्क डन नहीं करता ये. अभी दिखा रहा हूं तुम्हें. कहेगा आई विल नॉट डू सम वर्क, एनी वर्क एक्चुअली, है ना? तो आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसो का मतलब भैया सेम, और चोर का मतलब वॉल्यूम. तो है कांस्टेंट वॉल्यूम. Sir, how can you keep the volume constant of any system? So it is very simple. How? Sir, we have this container. This is piston. No, this is not a good piston. Okay. And its wall are basically this. Sir, ये जो नीचे वाला wall है ये कैसा है बेटा? Diathermic. Why it is diathermic? Because we have to provide heat to the system. हमें हीट देना है सिस्टम को. अच्छा जी. और बाकी सब क्या है? एडियाबेटिक. सर ये जो है पिस्टन, इज दिस मूवेबल और फिक्स्ड? इट इज फिक्स्ड. व्हेन यू विल फिक्स दिस पिस्टन मींस व्हाट? द गैस इनसाइड दिस कैन नॉट एक्सपेंड. मूव ही नहीं कर पाएगा यार. वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. अच्छी बात है सर. वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? देखते हैं. वॉल्यूम अपने कर दिया कांस्टेंट. व्हेन यू विल प्रोवाइड हीट, जरा देखना यहां पर दो स्थितियां डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट केस, सर इनिशियली इसके पास क्या था बेटा? कुछ प्रेशर था P1. इसका वॉल्यूम कितना था? V. एंड इट हैज सम टेम्परेचर T1. वेरी गुड. फाइनली, फाइनल क्या होगा? मतलब क्या? आफ्टर गिविंग सम हीट और प्रोवाइडिंग सम हीट, कितना? डेल्टा क्यू. इसको मैंने भाई साहब यहां से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया. यार देखो, हीट देना ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीट लेना. दोनों केस नहीं लेकर चल रहा हूं, एक लेकर चल रहा हूं. तो ऐसे केस में भाई साहब ये बताओ, तुमने इसको हीट दिया, इसके जो मॉलिक्यूल है
उनने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है. दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड बट दे कैन नॉट. व्हाई? बिकॉज द पिस्टन इज फिक्स्ड. ओके, सो ऐसे कंडीशन में वर्क डन कितना होगा यार, जीरो. हाउ? सर प्रेशर इज कांस्टेंट. हाँ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना. बट वॉल्यूम ही अगर कांस्टेंट है तो ना तो एक्सपेंशन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा. मींस व्हाट? डेल्टा वी इज गोइंग टू बी जीरो. ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा यहां पर, देखो प्रेशर अब P1 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा P2. वॉल्यूम क्या होगा V, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा T2. ऐसे कंडीशन में क्या क्या चीजें नहीं होंगी बेटा, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो. वेरी सिंपल. व्हाई? बिकॉज V जो है वो कांस्टेंट. बात नंबर एक. दूसरा, सर ये सब तो ठीक है लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यार, है ना. तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन एफ आर बाई टू. टेम्परेचर T2 से कहां पहुंच गया, T1. टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच रहा है, T2 से T1. ओके सर, क्या मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किसके टर्म्स में, सर ये देखिए PV इज इक्वल्स टू NRT, है ना. V है कांस्टेंट तो V को कांस्टेंट रख दिया, तो डेल्टा P इंटू V इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T. तो सर ये जो इंटरनल एनर्जी है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज NFR डेल्टा T अपॉन 2. तो NR डेल्टा T के जगह क्या लिख सकते हो यार, F by 2V into delta. P can also be written, or P2 minus P1 can also be written. How is the question given? Sir, we have this container. The piston of the container is fixed. We are going to provide some amount of heat energy, okay, so that its pressure will become from P1 to P2. इसका प्रेशर कहां से कहां पहुंच जा रहा है बेटा, P1 से P2. और आपसे पूछा क्या, बताओ इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया. तुम कहोगे सर इंटरनल एनर्जी का चेंज का तो फॉर्मूला आपने एक ही बताया था, NFR delta T. Then how can we apply? Simple. This is the process. How? This can be converted with the help of this formula. Put the value here. मतलब इसको क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा P को P2 माइनस P1. वेरी सिंपल यार. बोलो इंटरनल एनर्जी में चेंज समझ में आ गया, बढ़िया. वर्क डन हो गया भाई जीरो, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको पता चल गया, है ना. हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया तुमने, सर n नंबर ऑफ मोल गैसेस को मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतना हीट दिया कि उसका टेम्परेचर जो है डेल्टा टी से बदल गया. मैंने कहा वाह भाई क्या बात है, सही है, लिख दिया हमने इक्वेशन. ओके, नाउ कैन वी derive the relation for CV? Yes, we have this first part, this second part, this third part from first law of thermodynamics, first law of thermodynamics. आगे नहीं लिखूंगे. डेल्टा Q कैन बी रिटन एज डेल्टा W प्लस डेल्टा U. हे भगवान, देखो ये चोरिक है, वर्क क्या है इसका, जीरो. तो भाई इसने कोई काम नहीं किया इसमें, मतलब आपने जितना हीट दिया वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में. द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. किसी ने मुझसे पूछा था, तुमने, सर हाउ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U. सर दिस वे, इन दिस वे. ओके, व्हेन देयर इज नो वर्क डन. ऐसे कंडीशन में डेल्टा Q क्या हो जाएगा, N, बढ़िया, CV डेल्टा T इज इक्वल टू 0 प्लस NFR डेल्टा T अपॉन 2. भैया ठीक है, डेल्टा T से डेल्टा T उड़ा दिया, N से N उड़ा दिया.
CV क्या आ गया, CV क्या आ गया मेरे पास, FR/2। मैंने कहा था रट लो ये फॉर्मूला, तुमने रट भी लिया था। अच्छा लग रहा है कि कैसे डिराइव हो गया, तो ऐसे डिराइव होगा। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ लिया, CV और CP। कितना मिनट हो गया बेटा? हाँ हाँ, आई विल गिव द ब्रेक, पानी मुझे भी पीना है। ओके, सो 5 मिनट ब्रेक। यस, ओनली 5 मिनट। 15। ओके, 15 मिनट ब्रेक। ओके, एंड 15 इज, हाँ ठीक है यार, चलो 15 मिनट ब्रेक एंड आफ्टर 15 मिनट विल मीट अगेन। So there was option of,